जय हिंद एवरीवन। तो वेलकम बैक। प्रियंका से हम आज डिस्कस करेंगे जिस दिन से उसने एमबीबीएस में एडमिशन लिया है उस दिन से लेकर अभी तक आज उसकी लाइफ कैसे चल रही है। वेलकम प्रियंका। थैंक यू सर। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने एमबीबीएस में एडमिशन कब लिया था? सर मैंने एडमिशन 20 अगस्त को लिया था 2024 और उसके बाद 1 अक्टूबर से हमारा क्लास स्टार्ट हो गया। जब आपने एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लिया था तब आपकी क्या उम्मीदें थी, क्या आकांक्षाएं थी कि एमबीबीएस करते वक्त ऐसा होगा वैसा होगा जो भी होगा, और जब आपने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया तो अभी की सोच में और तब की सोच में क्या फर्क है? सर सबसे पहले तो मुझे इतना नहीं पता था कि यहाँ पे आके इतना हेक्टिक शेड्यूल वगैरह हो जाता है। मैं सोच रही थी कि शायद सब लोग बोलते मतलब इधर ऐसे ही यूट्यूब वगैरह में तो यही देखा था मैंने कि बहुत चिल जिंदगी है, बहुत मजा लाइफ होता है तो बहुत अच्छे से जाएगा। बट मैं यही सब सोच के आई थी, लेकिन आने के बाद पता चला यहाँ कितना ज्यादा मुझे मतलब लगता था कि पहले जो कंपटीशन में थी वो कोई कंपटीशन था ही नहीं। यहाँ आके आके लगता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और फिर सबसे पहले मैं तो आने के पहले कुछ पढ़ाई वढ़ाई करके नहीं आई थी। आके यहाँ देखा कि मेरे बैचमेट्स जो थे वो एनाटॉमी के कितने सारे चैप्टर्स, बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ के आए थे पहले से ही। तो आके फिर पता चला कि बहुत ज्यादा हेक्टिक रहने वाला है, इतना भी आसान नहीं है जितना सोच के मैं आई थी। तो ये सब देखकर आपको कभी घबराहट या अनिश्चितता महसूस नहीं हुई? सर घबराहट तो हो रहा था। जैसे जब मैं आई थी तो क्लासेस में ऐसे मतलब नए नए थे सब लोग, तो सर प्रोफेसर जो हमारे थे क्लास लेते थे तो क्वेश्चंस वगैरह पूछते थे। अब बाकी तो पढ़ के आए थे पहले से ही, तो धड़ाधड़ आंसर ये लोग देते थे क्वेश्चन पूछने में, और मैं वहाँ कुछ बोल ही नहीं पाती थी। कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या बोलना है क्या नहीं। तो ऐसा लगता था बहुत, मतलब काफी मेरे को 2-3 महीने ऐसा लगा था कि मैं बहुत पीछे चल रही हूँ, बहुत पीछे चल रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पहले तो कुछ क्लासेस तो मेरे को समझ भी नहीं आते थे। बाद में धीरे-धीरे करते-करते फिर मुझे वो स्कोप आ गया कि नहीं कैसे कैसे क्या करना है, उसके बाद ठीक हो गया। जैसे हम आम तौर पर देखते हैं कि हर डॉक्टर, हर शख्स, हर मेडिकल का विद्यार्थी अ, अपने एमबीबीएस के पहले दिन के बारे में बखूबी अपना गुणगान करता है। खास करके एनाटॉमी के उस डिसेक्शन हॉल का पहला दिन। हम्म। वो मूवी देखी होगी ना आपने, मुन्ना भाई एमबीबीएस। हाँ हाँ, देखी थी। उसमें ये बहुत हाईलाइट करके दिखाया गया है। तो आप जब एमबीबीएस ज्वाइन किया तो आपका वो जो एनाटॉमी डिसेक्शन हॉल का पहला दिन था, पर क्या प्रतिक्रिया? सर सबसे पहले तो हम लोग का सबसे पहले 10 दिन तो वो ऐसे सेशन चला था, ओरिएंटेशन सेशन चला था, ऐसे समझा रहे थे कि कैसे क्या क्या होने वाला है, सब कुछ कर बता रहे थे। उसके बाद 10 दिन बाद हम लोग का एनएट का पहला डाइसेक्शन हॉल में हमें लेके गए। तो वहां पे जाने के बाद देखा हमने डेड बॉडीज रखे हुए थे पूरे, मतलब उनको कवर करके, कैडावर्स जो होते हैं उनको रखे हुए थे पूरे कवर करके। फिर टीचर हमारे एनएट के डिपार्टमेंट के जितने एचओडी वगैरह, एचओडी प्रोफेसर सब लोग आए। आके हम लोग से पहले सबसे पहले तो एक ओथ लिवाया कि उस ओथ में यही लिखा है कि ओथ दिलवाते हैं। उसमें यही लिखा था कि हम लोग इनका इज्जत, मतलब जो कैडेवर है उनका रेस्पेक्ट करेंगे, और उनका कोई भी पर्सनल चीज जैसा फोटो वगैरह जो उठा के कभी लोग दे देते हैं तो वो सब हमें मना किया गया था। उसी टाइम हमने ये ओथ लिया। उसके बाद हम लोग को दिखाया गया कैडेवर हटा के, और फिर उस दिन से हम लोग का डाइसेक्शन स्टार्ट हुआ। तो पहले सर ऐसा लगा था कि शायद कैडेवर देख के डर और लग जाएगा, लेकिन बाद में देखने के बाद इतना कुछ वैसा नहीं लगा। फिर मतलब मैं डरी नहीं थी। अपने वैद्यकीय छात्रकाल के एक सामान्य दिन का क्या आप विश्लेषण कर सकते हैं? अच्छा, मैं समझी नहीं। जब से आप सोकर उठते हैं तब हम्म। से आप वापस सोते तक पूरे दिन का ब्यौरा। बताती हूँ सर, बहुत हेक्टिक है सर, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। सबसे पहले तो हमारा 8 बजे से ही क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हुआ था, जब मैं फर्स्ट फर्स्ट आई थी तो मैं 4 बजे उठ जाती थी। मतलब मेरा ये आदत था 4 बजे उठने का, तो मैं 4 बजे उठ के नहा धोकर एकदम पूरा फ्रेश हो जाती थी, पूजा वूजा भी कर लेती थी। और उसके बाद में आराम से रेडी होके एकदम 8 बजे निकलती थी क्लास के लिए। तो उसके पहले ब्रेकफास्ट करती थी, फिर क्लास में चली जाती थी। ये मेरा पहले का है, आठ मतलब पूरा पूरा 4 बजे उठ के प्रॉपर रेडी वेडी होके सबको लिए फिर आती थी। 4 बजे हमारा क्लास खत्म होता था। रूम पे आते आते 4:30 बज जाता था। फिर आके रूम पे फिर से सब फ्रेश फ्रेश होके फिर शाम ऐसे ही थोड़ा फोन वगैरह चला के घर पे थोड़ा कॉल वॉल करके शाम के 5 बजे हम लोग जाते थे स्नैक्स करने के लिए। स्नैक्स करके फिर आके फिर बैठते थे पढ़ने के लिए।
और उस टाइम कहाँ इतना पढ़ाई, मतलब नए नए दोस्त मिले थे तो थोड़ा बैठ के बातें करो, वीडियो बनाओ, ये वही सब चलता था। तो फिर भी वो सही चल रहा था कि नहीं, स्लीप शेड्यूल वगैरह इतना खराब नहीं हुआ था मेरा। अब तो सर ऐसा हो गया है कि 8 बजे क्लास है तो हम 7:40 को उठते हैं। 7:40 को उठ के हम ब्रश करने जाएंगे, दौड़ेंगे, वो नहाना, वो पूजा करना सब छूट गया है। अब 10 मिनट पहले रेडी होके भागते हैं। और मैं तो अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयली मिलता है मेस के फूड में। तो मैं ब्रेकफास्ट भी मेरा स्किप हो जाता है और फिर 7:50 को ही मैं दौड़ जाती हूँ कॉलेज के लिए। और फिर 8 बजे कैसे भी करके, बस प्रोफेसर से गाली ना सुनना पड़े कि वो क्लास से ना निकाल दे। फिर बाद में घुसती हूँ क्लास में 8 बजे। फिर वहां से 1 बजे हम लोग का मतलब लंच के लिए वो लोग टाइम देते हैं। तो 1 से लेके 2 तक लंच का रहता है। तो लंच करके फिर कोई कोई रूम में आ जाता है, मैं रूम में नहीं आती, मैं क्लास में ही चली जाती हूँ। फिर क्लास से 2 से फिर 4 तक क्लास होगा। फिर 4 बजे रूम में वापस आ जाती हूँ। और रूम में आके फिर अब इतना हेडेक होता है कि मतलब मेरे को सो जाने का मन करता है, तो कभी फोन चलाने का मन करता है तो बैठ कभी कभी फोन ही चला लेती हूँ। और ऐसे होने के बाद फिर जब फोन वगैरह चला लिया, फिर स्नैक्स तो करने में नहीं जाती। पहले स्नैक्स में सब करने जाती थी, लेकिन अब मैंने स्नैक्स करना सब कुछ छोड़ दिया। अब बस फोन वगैरह चलाया, उसके बाद घर पे थोड़ा बात किया, फिर पढ़ने बैठते हैं। और कहाँ पढ़ाई, उसमें भी 2-3 लोग अगर आ गए तो गॉसिप शुरू, लड़कियों का तो गॉसिप स्टार्ट ही हो जाता है। उसके बाद रात को पढ़ाई करते करते, अब रात को हम लोग पढ़ते हैं खाना खाने के बाद आके। 8 बजे खाना खाने जाऊंगी, फिर 9 बजे से पढ़ने बैठूंगी। अब 9 बजे से पढ़ते पढ़ते 12-2 बज जाएगा। फिर थोड़ा फोन चलाते चलाते सो जाऊंगी। फिर 4 4 बजे तब उठती नहीं हूँ। 4 बजे जहाँ पहले उठती थी, अब 4 बजे लगता है मैं सोने जा रही हूँ। तो ऐसा ही लाइफ हो चुका है। तो आपने जो कहा कि घर पर बात करते हो, तो घर पर से बात करते हैं? बुआ से बात करती हूँ, डेली बुआ को फोन करती हूँ। सिर्फ बुआ से? सर ऐसे मतलब डेली की सबसे बात करना तो नहीं बनता है ना, इसीलिए मैं डेली बस बुआ से बात करती हूँ। और कभी कभी जैसे संडे पड़ गया, वीकेंड पड़ गया, किसी दिन छुट्टी पड़ गया, तो उस दिन सबके पास, चाचू के पास, पापा के पास, छोटी बुआएं और भी है उनके पास, फोन करके बात कर लेती हूँ। ऐसा कोई मेडिकल सब्जेक्ट है जिसने आपको बहुत ज्यादा आकर्षित किया हो? सर जैसे कि अभी तो मैं सेकेंड ईयर में, अभी 2-3 महीने पहले ही हम लोग आए हैं, थर्ड सेमेस्टर में। इसके पहले तो हमने एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी पढ़ा। शुरू से ही मेरा फिजियोलॉजी बहुत खराब था। मुझे फिजियोलॉजी मतलब इंटरेस्ट भी कम था और मेरे मार्क्स भी उससे कम ही आते थे। मुझे एनाटॉमी में थोड़ा वो मतलब इंटरेस्ट था। तो अच्छा। एनाटॉमी अच्छे से पढ़ती थी। एनाटॉमी का लेक्चर वगैरह मतलब कॉलेज से तो देख के आके फिर अगर मन करता था तो लेक्चर देख लेती थी। और बायोकेमिस्ट्री भी अच्छा लगता था प्रैक्टिकल वगैरह करने में। थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल करने में मुझे अच्छा लगता था। मतलब मेरा एक है कि मैं प्रैक्टिकल साइड में मेरा बहुत ज्यादा सही है। जैसा आपने कहा एनाटॉमी अच्छा लगता है, एनाटॉमी तो लोग कहते हैं कि बहुत बोरिंग है। तो एनाटॉमी में आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों थी? सर पहले पहले मेरा भी एनाटॉमी में सही मतलब सही मार्क नहीं आता था। मैं खुद, मेरा 1-2 मंथली हम लोग का इंटरनल होता है, तो 1-2 मंथली मेरा बहुत कम मार्क आता था। मतलब मैं जस्ट पास होती थी या तो फेल ही हो जाती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शुरू मतलब मैंने फिर समझने की कोशिश की कि ये है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे से। सब लोग कहते थे कि बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी बहुत इजी है, बहुत इजी है, हो जाता है, हो जाता है। फिर मैंने वही छोड़ के बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी को साइड में ही कर दिया और एनाटॉमी ही बस पढ़ने लग गई। अब उसके बाद धीरे धीरे मेरा उसमें वो ग्रिप्स बैठ गया कि नहीं, हाँ ये ऐसे होता है, वैसे होता है। तो ऐसे करके मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर 1-2 बुक कंसल्ट किए, डायग्राम देखे, फिर वहाँ कैडेवर्स जाके देखती थी। फिर बाद में नहीं, पकड़ में आ गया मेरा वो कि हाँ ये ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे हो जाता है। पहले पढ़ने का वो रूल नहीं पता था सर कि कैसे पढ़ा जाता है। पहले एक एक लाइन, जो हम लोग का मतलब नीट दे के आए हैं ना, तो हम लोग का एक आदत रह गया कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन हाईलाइट कर करके पढ़ना है। लेकिन बाद में यहाँ पे पता चला कि ऐसे नहीं पढ़ते हैं। फिर सीनियर से भी कंसल्ट किया, फिर सीनियर ने गाइड किया, हमारे सीनियर्स ने, तो उसके बाद मेरा सही हो गया। क्या ऐसा कोई आपका सीनियर टीचर या प्रोफेसर रहा हो जिन्होंने आपको अपने इस कार्यकाल के दौरान प्रेरित किया हो या सही दिशा दिखाई हो, राह दिखाई? हाँ सर, मेरा ये इमीडिएट सीनियर है, वो लड़की ही है। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत। मेरा मेरा मतलब मेरा इतना आदत हो गया था कि मैं एक एग्जाम देती थी, एग्जाम से निकल के लोग जैसे घर वालों को फोन करते थे, नहीं मैं सबसे पहले एग्जाम दे के निकल के मैं बॉस को फोन, मतलब सीनियर को फोन करती थी कि सर मतलब हम यहाँ पे सीनियर को बॉस बुलाते हैं, तो उनको बोलती थी कि ऐसा ऐसा एग्जाम हुआ है, तो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला सारे ये किया है, तो वो मुझे गाइड करती थी।
तो उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हो चुका है। मैं इतना मतलब बोल सकती हूँ कि पहले उनसे बहुत डर लगता था, लेकिन आज उनके साथ ही मेरा इतना अच्छा बॉन्डिंग हुआ है कि मैं हर एग्जाम से निकल के उनको फोन करके, फिर एग्जाम देने के पहले भी उनको फोन करके सब कुछ पूछ के, अभी जैसे एग्जाम आने वाला है मेरा अगले हफ्ते, तो उनके पास में जाऊंगी कि कैसे क्या करना है, फिर वो बता के देंगी। फिर एग्जाम से निकल के उनको फोन करना। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया। जैसा आपने कहा पहले उनसे बहुत डर लगता था और अभी सबसे ज्यादा बॉन्डेड उन्हीं से हैं, तो इसकी कोई खास वजह या ऐसे कौन से वाकया के बाद उनसे ज्यादा बॉन्डिंग बढ़? सर, ऐसा मैं सुनी थी कि मतलब सीनियर्स तो रैगिंग करते, ये करते हैं, और एक तो मैं घर पे मतलब घर से बाहर पहली बार निकली, क्योंकि मैं कभी ऐसा हॉस्टल में रही हुई नहीं थी, कभी ना कभी किसी के साथ ही रुकी हूँ। तो ऐसा सुन के आई थी कि रैगिंग होता है ये वो। तो आने के बाद तो ऐसा ही लगता था कि सीनियर को थोड़ा मतलब, फिर मेरी बुआ ने इतना समझा के दिया था कि देखो, अगर तुम उनको रेस्पेक्ट करोगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, और वो तुमसे बड़े हैं, तो अपने बड़े भैया और बहन का तो हम लोग रेस्पेक्ट करते ही है। तो उनको अगर रेस्पेक्ट करने में क्या ही चला जाता है, अगर वो दो काम भी देंगे तो वो भी कर दो, क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं। तो मैं वही सोच के आई थी कि अगर वो कुछ भी बोल देंगे तो मैं कर दूंगी। तो आके फिर थोड़ा ऐसा लगता था, मतलब डर लग गया था कि नहीं कुछ तो होता है, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ ना, तो इतना मतलब फेमिलियर नहीं थी। फिर बाद में धीरे धीरे करके उनसे इंटरेक्शन हुआ, सब लोग सारे सीनियर से हमारा मतलब ऐसे हमसे बात बात करते थे, तो इंटरेक्शन वगैरह हुआ। और होते होते फिर वही कुछ ज्यादा ही एक्टिव थी एक्चुअली वो। तो मैंने सोचा कि थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट वगैरह होंगी। तो बाद में ऐसे बात करते करते फिर हमारा वो इटालियन, जैसे अभी हम लोग का फेस्ट चल रहा है, तो अभी क्या किया, मुझे मैं जब आई उसके 1 महीने बाद ही मुझे एलआर बना दिया गया था यहाँ का, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा बोलती वगैरह हूँ, थोड़ा एलआर? एक्टिव हूँ। एलआर मतलब सर जो सीआर होते हैं, क्लास ये क्या रिप्रेजेंटेटिव। होता है? ओके। सर एक क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उसमें से एक लड़का बनता है और एक लड़की बनती है। तो एक लड़का को बनाया गया और लड़कियों में मुझे बनाया गया, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव थी और बोलती होती थी, तो इसलिए मुझे बनाया गया। तो उसके लिए अब कुछ भी होने से सीनियर पहले एलआर को ही कांटेक्ट करते हैं कि ये तुम्हारे बैच की लड़कियों को बता दो। तो ऐसे होने से उनसे मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होने लग गया, सारे सीनियर से ही, और उनके साथ भी बहुत होने लग गया। तो उनके साथ यही इंटरेक्शन होते होते मतलब बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया अभी। अभी तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग उनके साथ, ऐसा लगता ही नहीं कि किसी सीनियर के साथ मतलब हूँ। मेडिकल प्रोफेशन को लेकर आपकी सोच में अभी क्या बदलाव आया है? मतलब जैसे पहले आप क्या सोचते थे इस पेशे के बारे में और अभी आपकी क्या राय है? सर, पहले तो सोच के आई थी कि बहुत ज्यादा इजी होगा, सारी चीजें ऐसे ऐसे, फिर क्या ही करना है, बस ड्यूटी तो करना है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आके यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कितना हेक्टिक है, और जब हम लोग का पोस्टिंग वगैरह पड़ता है तो खड़े खड़े हम लोग का दिन निकल जाता है। जैसे अभी भी मेरा पोस्टिंग ही चल रहा है, तो उस टाइम बस खड़े होके इस पेशेंट का ये करो वो करो, और सीनियर है तो सीनियर का ही बात सुनना पड़ता है, सीनियर डॉक्टर जो बोलेंगे वही करना है। तो और अभी तो हमारा इंटर्नशिप वगैरह नहीं है, उस टाइम तो नाइट शिफ्ट लगता है, डे शिफ्ट लगता है, 24-24 घंटे का शिफ्ट लग जाता है, तो बहुत हेक्टिक है। जो मैं आने वाले लोग होंगे मैं उनको यही बोलूंगी कि बहुत इतना मजे से सोच के मत आओ, पहले से प्रिपेयर होके आओ कि क्या है। कभी कभी तो मन में ऐसा आता है कि क्यों ही ले लिया मैंने। क्या इस बात का गम है आपको? सर, गम नहीं है, लेकिन जब एग्जाम हमारे आते हैं ना, तो हमारे मतलब नींद वींद सब उड़ जाता है हमसे, रात रात पूरे 3-4 रात हम एक साथ जग के करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो प्रोफेशनल एग्जाम रहता है, वो हम लोग का छह, जैसे हम लोग का 3 सब्जेक्ट था, तो उसके 2 पेपर होते थे, जैसे एनाटॉमी के 2 पेपर, फिजियोलॉजी के 2 पेपर, बायोकेमिस्ट्री के 2 पेपर। तो उसमें क्या होता था कि वो लगातार एग्जाम रहता है। अब उसके लिए सर नींद वींद सब चला जाता था, मतलब खड़ा खड़ा रात, पूरा पूरा रात जाग के पढ़ाई करो वो करो, तो कभी कभी पूरा चिड़चिड़ापन सा आ जाता था कि क्यों ही लिया, क्या ही किया। फिर घर पे ऐसा अगर बोल दी तो घर पे तो बुआ मुझे ही डांट देती थी कि मैंने तो बोला बोला ही था बहुत हेक्टिक रहता है। फिर सोचती थी कि नहीं, चुना तो मैंने ही है, और भले ही इतना अगर अभी परिश्रम करूंगी तो शायद बाद में जाकर तो सही फल मिलेगा। जब आप कह इससे रहे हैं रिग्रेट नहीं होता। जब आप कह रहे हैं कि हेक्टिक होता है, मतलब क्या हेक्टिक होता है? और दूसरा सवाल ये है कि पोस्टिंग्स क्या होती है? सर, हेक्टिक है मतलब जो टाइम टाइम टेबल है आपका, जैसे हम घर पे पूरे टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं, नहीं हम इस समय में उठ जाएंगे, इस समय में खाना खा लेंगे, हमारा इस समय में पढ़ने का है, इस समय हम लोग को खेल कूदने का, इस समय हम फैमिली को टाइम दे रहे हैं, इस समय हम घूमने जाएंगे। यहाँ वैसे आप टाइम मतलब मैनेज ही नहीं कर सकते हैं। टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि रात को तो नींद ही हम लोग का नहीं होता है, हम सबका, आप किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से पूछेंगे तो उसका यही कंप्लेन होगा कि हम लोग का स्लीप शेड्यूल का पूरा धजिया ऊपर उड़ा पड़ा है, हम लोग सो ही नहीं पाते हैं।
तो वही सर, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा मतलब वो हो जाता है कि सोने का टाइम नहीं मिलता है, एग्जाम वगैरह, प्रोफेशनल सेमेस्टर ये सब आ जाने से तो बहुत ज्यादा रात जाग जाके सब कुछ करना पड़ता है। फिर कॉलेज का अगर कोई भी फेस्ट हो, कुछ भी हो, तो पार्टिसिपेट तो करना ही है, तो उसके लिए भी टाइम जाता है। तो वही मतलब एक टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मेरे हिसाब से। ये पोस्टिंग्स क्या होती है? सर पोस्टिंग होता है कि जैसे फर्स्ट ईयर में तो कोई पोस्टिंग वगैरह नहीं है। सेकेंड ईयर में जब थर्ड सेम में बच्चे आते हैं तो उनकी 3 घंटे की पोस्टिंग लगती है। उसमें क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट जो होता है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक्स है, ऑप्स एंड गाइनी है, फिर जनरल मेडिसिन है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को जो बैच डिवाइड किया जाता है, जैसे अगर 1 से लेके 100 स्टूडेंट है तो उसमें 25-25 बच्चों का बैच बनता है। जैसे एक बैच में 1 से 25, उसके बाद नेक्स्ट 25, नेक्स्ट 25 ऐसे। तो मैं ग्रुप डी में आती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपको आप 2500 बच्चों को जाना है उस वार्ड में जिसमें आपकी पोस्टिंग रहेगी। जैसे मेरी अभी ऑप्शन गाइनी है। फिर वहां जाने के बाद टीचर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम आए। फिर इस टीचर से पूछ के हम लोग को जाके हम लोग को अलॉट किया जाता है कि इनका हिस्ट्री आपको लेना है। तो वहां जाके हम पेशेंट हिस्ट्री लेना है? पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं। हाँ, पेशेंट का हिस्ट्री। मतलब क्या होता है हिस्ट्री लेना, मतलब क्या होता है? सर पेशेंट का हिस्ट्री मतलब उसमें आप उनसे जाके पूछना, पहले तो उनके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल वो होना पड़ता है कि वो हमें बताए, वरना तो कम, अगर पेशेंट के साथ ही ऐसी जगह बोलेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। एक तो हम लोग को वो डॉक्टर भी नहीं मानते हैं अभी। तो उसमें क्या होता है कि हम उनका नाम पूछते हैं, कहाँ से आई है, क्या हुआ है, उनके पति का, अगर वुमेन है तो उनके पति का नाम, या फिर ये किसके साथ आए हैं। फिर उनका चीफ कंप्लेन, मतलब किस वजह से वो यहाँ पे, क्या हुआ उनके साथ कि उनको यहाँ पे आके एडमिशन करना पड़ा, और क्या डॉक्टर की वो दिखाने आई थी, वो पूछा जाता है। फिर अभी किस लिए उनको एडमिशन करके रखा गया है, प्रेजेंट ऑफ वो इलनेस कहते हैं उसको। फिर ये होता है, फिर उसमें उनका एज वगैरह पूछा जाता है, और क्या क्या दवाई चल रहा है, क्या क्या टेस्ट वगैरह करवाए हैं, यही मतलब पेशेंट का एक डिटेल लिया जाता है। और वो ले जाके फिर हमें टीचर के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है कि ऐसा है। मतलब हमारे जो प्रोफेसर रहते हैं वो पूछते हैं ठीक है हिस्ट्री प्रेजेंट करो, किसी भी एक को बोल देते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जाके सर के सामने या मैम के सामने वो प्रेजेंट करता है। पढ़ाई के दौरान आपको कौन-कौन सी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या भावनात्मक हो या सामाजिक हो? सर ऐसे जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या पढ़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। जब मैं फर्स्ट ईयर में आई, कुछ समझ ही नहीं आता था। कोई ये बुक पढ़ रहा है, एक तो पहले कि हम लोग का पहले एक एनसीईआरटी ही बस हुआ करता था कि हाँ हमें बस ये एनसीईआरटी ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ आके पता चला कि एक एनाटॉमी के इतने सारे ऑथर का बुक है, एक बीडीसी है, एक विश्राम सिंह है, एक ग्रेज एनाटॉमी है। अब समझ ही नहीं आता था कि मैं कौन सा बुक पढूं। तो मुझे तो मेरा तो ऐसा हो गया कि मुझे 2-3 महीने तो वही सब समझने में चला गया मेरा, कि कौन सा बुक पढूं, कौन सा बुक नहीं पढूं। तो वो एक था। फिर बहुत लाइब्रेरी वगैरह जाके फिर सीनियर से बात वगैरह करके फिर पता चला कि नहीं ऐसे ऐसे पढ़ना है। तो वो एक गया। फिर नेक्स्ट की कुछ बच्चे पहले से ही पढ़ के आए थे, तो वो लोग हमेशा मतलब कुछ भी होने से बहुत जल्दी आंसर दे देंगे, क्लास में उठ उठ के आंसर दे देंगे, डायसेक्शन हॉल में आंसर दे देंगे। और ऐसा फिर लगता था कि इन लोग को सब कुछ दिख रहा है, आ रहा है, शायद मेरे को ही नहीं आ रहा है, मैं ही बहुत ज्यादा पीछे हूँ, या फिर मुझे आता ही नहीं है, मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई हूँ। मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा कभी कभी डर लग जाता था। फिर किसी किसी को देखती थी कोई पढ़ने में बहुत मतलब कुछ पढ़ता है तो उसको बहुत जल्दी याद हो जाता है, और मुझे जल्दी याद ही नहीं हो रहा है। मुझे बहुत बार पढ़ना पड़ता था और फिर मुझे याद होता था। कुछ लोग एक ही बार पढ़ के याद कर लेते थे, उनको वापस रिपीट नहीं करना पड़ता था। जैसे मेरी रूममेट थी, वो एक बार पढ़ती थी उसको याद रह जाता था, वो कभी वो भूलती नहीं थी। और मुझे वही चीज कम से कम मैं 2-3 बार पढ़ूंगी तभी मुझे जाके याद आता था कि नहीं ये चीज है। और फिर वो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में रहता था कि नहीं हाँ तब दूर समय तक मुझे याद रहता था। वही सब थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या ये सिर्फ आपके ही साथ हो रहा है? सर पहले तो लगता था कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, क्योंकि पहले तो हम लोग इतने घुले मिले नहीं थे, हम सारे दोस्त। पहले तो सब लोग अपने अपने में ज्यादा रहते थे। लेकिन बाद में जब सबसे बात बात करने लग गई तो लगा नहीं सबके साथ ये चल रहा है। फिर बाद में थोड़ा लीनियंट हो गई मैं, नहीं चलो मैं अकेले नहीं हूँ, सब लोग हैं यहाँ पे। जैसे आपने कहा कि अभी कुछ फेस्टिवल चल रहा है, एनुअल फेस्टिवल, हाँ उसमें पार्टिसिपेट करना या बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करना, इससे क्या आपकी पर्सनैलिटी में कोई बदलाव आया है? सर, मैं कल्चरल में पार्टिसिपेट पहले से ही करती थी। जब मैं मतलब प्राइमरी स्कूल वगैरह में थी, फिर 11th-12th की, मैं उस टाइम से मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट सारी चीज़ों में करती थी। गाना गाना, डांस करना मुझे बहुत पसंद था।
तो मैं पहले से ही वो सब डांस वगैरह करती थी। तो यहाँ पे जब आके देखा कि इतना हम लोग का 4 दिन का फेस्ट चलता है, तो देखा बहुत ही अच्छा स्कोप है हम लोग के पास ये सब करने के लिए। तो मैं पहले फर्स्ट ईयर में भी जब आई थी तो बस 2 ही महीना हुआ था, लेकिन मैंने सब चीज़ में पार्टिसिपेट कर लिया था। मैंने डांस किया था, फिर ड्रामा में पार्टिसिपेट किया था, फिर स्पोर्ट्स मतलब मैं थोड़ी पीछे हूँ स्पोर्ट्स में, मतलब मैंने कभी खेला-वाला इतना नहीं है, तो स्पोर्ट्स का मतलब मुझे इतना नहीं आता है। और फिर यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इनके सामने मैं टिकूँगी नहीं, इसलिए मैं स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं जाती हूँ। बाकी कल्चरल फेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया है, और अभी भी जो चल रहा है उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। वो सब चीज़ में मैं एक्टिव रहती हूँ। और क्या इसका असर आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स या बाकी आपकी पढ़ाई पर पड़ता है? नहीं सर, ये नहीं कहूँगी कि मेरा पढ़ाई पे वो चीज़ पड़ता है, क्योंकि अगर हम यहाँ आए तो हमें हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना बहुत सही, मतलब बहुत वो एक अलग एक सही चीज़ रहता है कि क्या होता है कि अगर हम ऐसे ही पढ़ाई करते-करते रह जाएँगे, तो हमारा माइंड भी थोड़ा वो हो जाएगा। तो सारी चीज़ें करने के लिए हम लोग को भी एक फ्रेश दिमाग चाहिए, तो वो करने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट, क्योंकि कॉलेज तो हमारा ही है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर बाहर वाले तो आके करेंगे नहीं। तो अपने कॉलेज के लिए तो सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना बनता ही है। तो इसलिए मैं कभी पीछे नहीं हटती कि नहीं, नहीं करना है, पढ़ाई का वो चल रहा है। पहले-पहले हमारे क्लास में भी कुछ लोग थे कि नहीं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमारा पढ़ाई पीछे चला जाएगा। लेकिन देखा कि क्यों क्यों ही करना है, साल में 4 दिन तो ही है और उसके लिए पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। थोड़ा क्या होगा, दिन में 2 घंटे निकाल के तो प्रैक्टिस करने में क्या ही चला जा रहा है। तो हो जाता है मैनेज। तो जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स जाते हैं, जब आप पेशेंट से बात करते हैं, तो उनके साथ बात करने के बाद आपका जो अनुभव है, वो ऐसा कोई अनुभव है जो जिसने आपके दिल में गहराई तक घर कर लिया या आपको कुछ सिखाया, ऐसा कुछ जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएँगे? सर अभी-अभी हम सेकंड ईयर में उठे हैं और थर्ड सेम हमारा अभी चालू हुआ है, तो इतना ज़्यादा पोस्टिंग वगैरह तो हमें नहीं मिला है। फिर भी 2-3 पेशेंट से, मतलब मेरा ये तो फर्स्ट पोस्टिंग चल रहा है, तो 2-3 पेशेंट से ही मेरा इंटरेक्शन हुआ है। तो कुछ प्रॉब्लम है सर, जैसे बाहर के जो काफ़ी दूर के लोग होते हैं, अब वो लोग क्या करते हैं, वो मतलब वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट, हमारा तो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उनको थोड़ा वो ये सोच के आते हैं कि हम लोग को थोड़ा रिलैक्सेशन होगा यहाँ पे, फीस वगैरह फीस तो नहीं देना पड़ेगा। जैसे दूर जाने का जो रहता है उनको थोड़ा मतलब ठीक है, आ जाते हैं। फिर ये जैसे हमारा एम्स है, तो एम्स का एक बहुत ही बड़ा नाम होता है, तो बहुत दूर-दूर से पेशेंट आते हैं। कि नहीं एम्स से तो अच्छा तो ट्रीटमेंट होगा, तो यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे आके उनको, बाकी ऐसा तो अभी मुझे कोई पेशेंट वगैरह, मतलब इतना ज़्यादा मैं पोस्टिंग में गई नहीं हूँ, तो हमारा लगा भी नहीं है, तो इतना नहीं बोल सकती। मरीजों से मिलने-जुलने और उनका इलाज करने के अनुभव ने आपके इंसानियत, दर्द और शांति जैसे अनुभवों को समझ में क्या बदलाव किया है? सर, जो ह्यूमैनिटी चीज़ है, जो इंसानियत चीज़ है, वो शायद मेरे अंदर पहले से ही था। मतलब पहले ये वही सोच के मैं यहाँ ये प्रोफ़ेशन मैंने चूज़ किया। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एफएमटी हो गया, फोरेंसिक हो गया, तो मेरे साथ ये चीज़ हो जाता है कि जब मैं वो देखती हूँ कि कैसे उनका डेथ हुआ है या किसी ने उनको मारा है, हमें मतलब दिखाया जाता है कि किस तरह से मार के वो, मतलब टाइप ऑफ होता है ना कि ये वेपन से ऐसे मारा है तो उसका ये हो गया है, ये वेपन से ऐसे मार के ऐसा होता है। तो वो देखते-देखते सर मैं क्लास में तो हूँ, बट मेरा ऐसा किसी-किसी को डर लगता है वो देख के। कुछ हमारे क्लासमेट है जिनको देख के डर लगता है, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि मैं उस इंसान या उस पेशेंट से, जो वो विक्टिम है, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ। कि उसको ऐसे मार दिया, उस टाइम उसका क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, उसके घरवाले अभी कैसे हैं, पता नहीं उनके घरवालों को पता चला या नहीं पता चला, जिसने मारा है उसको पता चला या नहीं पता चला। तो क्या हो जाता है, मैं थोड़ा इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ उन लोगों से। ये मुझे थोड़ा एक वो है, तो मुझे डर है अभी इस बात का, पता नहीं मैं फोरेंसिक एक अभी 1.5 साल पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ूँगी, क्योंकि थोड़ा डर लगने लग जाता है मुझे, थोड़ा वो इमोशनली कनेक्शन हो जाता है। फिर किसी भी पेशेंट को देखती हूँ जो ज़्यादा ही मतलब बहुत बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में रहते हैं, उनको भी देख के बहुत बुरा लगता है कि कैसे क्या हो गया है, कैसे ठीक होंगे? अगर ठीक नहीं हुआ तो उनके घरवालों का क्या होगा? कोई हेड ऑफ़ द फैमिली भी बीमार हो जाता है, तो उनके घर के लोग भी बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, तो वो देख के थोड़ा खराब लगता है। अभी तक का जो आपका मेडिकल कॉलेज में सफ़र रहा है, उसने आपको समाज, सेहत के प्रति आपकी जो सोच थी, उसको उस पर क्या इम्पैक्ट किया है?
सर पहले से तो मेरा यही सोच था कि ये करूँगी तो ऐसा नहीं कि मुझे पैसे के लिए करना है या बहुत नाम कमाना है और बस उस चीज़ के लिए अपना करियर सेट करना है ये। तो मैं पहले से ये सोच के आई थी कि जो लोग बहुत नीडी है, बहुत पुअर है, उनका मैं हेल्प कर पाऊँ। तो अभी मैं अपने क्लासमेट को यहाँ पे आके देखती हूँ, पहले तो मुझे इतना पता नहीं था जैसे बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स हैं, यूएसएमएलई है, जो करके यूएस में चांस मिल जाता है करने के लिए। तो ऐसे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो चाहते हैं कि यूएसएमएलई वगैरह दे के बाहर जाके फॉरेन में जाके शिफ्ट हो जाएँ, वहीं पे रहें और वहीं पे उनका जॉब वगैरह सब कुछ करें। लेकिन सर मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, पैसा तो मिल जाएगा, इज़्ज़त भी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन सर वो पैशन के उस चीज़ के लिए तो मैंने ये प्रोफ़ेशन नहीं चूज़ किया था। मेरा प्रोफ़ेशन चूज़ करने का एक ही कारण था कि मैं ऐसा करूँ, चाहे वो कम ही पैसे में मुझे मतलब मुझे कम ही पैसा मिले, लेकिन मैं बाकी लोगों का सेवा कर सकूँ। और मैं सोचती हूँ ठीक है पैसा ज़रूरी है, लेकिन लोगों का ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर मेरे थोड़े से हेल्प से किसी का अगर मतलब किसी के फेस में अगर स्माइल आ सकता है तो वो बहुत है मेरे लिए। तो मैं तो जो सोच के आई थी मैं अभी भी उसी बात में स्टिक हूँ कि मेरे को ये करके निकल के अपने गाँव में जाना है, वहाँ पे जाके हॉस्पिटल बनाना है जो बहुत ज़्यादा कम पैसे मतलब बहुत पुअर पीपल है उनका हेल्प कर पाऊँ मैं। जैसा आपने अपनी पहली वाली वीडियो में बताया था, आपने जो आपका अनुभव रहा है, आपको पहले पता चला था किसी एक अनहोनी के बारे में। जब आप कभी ऐसा सुनते हैं किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज के दुखद या तनाव भरी घटनाओं के बारे में, उसे सुनकर क्या कोई चिंता, क्या सोच है आपकी उसके? सबसे पहली बात तो अब है तो हूँ तो मैं एक लड़की, ठीक है, मॉडर्न ज़माना है, सब कुछ सही है कि क्या ही हो जाएगा और एक और सोच है कि जब जिसको ठीक है, मॉडर्न ज़माना है, सब कुछ सही है कि क्या ही हो जाएगा और एक और सोच है कि जब जिसको जो होना है वो तो होगा ही, कोई बदल नहीं सकता है, कोई ये नहीं कर सकता। लेकिन सर अब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तो एक चीज़ समझ में आ गई कि अब अपने ऊपर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तो पेरेंट्स देखते थे कि कहीं बच्ची इधर ना चली जाए, उधर ना चली जाए, उसको घर जल्दी लेके आना ये। तो वो घर वालों का सोच था, लेकिन अब लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खुद के ऊपर भी आ गया है कि अब यहाँ पे अपना हिफाजत खुद को ही करना है। यहाँ पे कोई नहीं आएगा बचाने के लिए या रोकने टोकने के लिए। अब जो करना है हमारे सोच जो रहेगा हम अपने लिए जो कर सकते हैं हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो इसलिए सर मैं बहुत ज़्यादा मतलब शायद लोगों को थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा कि इतना ज़्यादा डरपोक है या क्या है, लेकिन सर मैं ऐसी हूँ कि मैं 5 बजे के बाद मैं कैंपस से कहीं नहीं निकलती हूँ क्योंकि मुझे मतलब डर लगता है सर। अब ऑब्वियसली लगेगा ही क्योंकि ऐसा ज़माना तो आपको भी पता है कि कैसा चल रहा है। ऊपर से लड़कियों के लिए तो कुछ भी सेफ नहीं है आजकल, कुछ भी सेफ नहीं है। तो लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं लड़कियों के लिए तो लिबर्टी है, ये है मतलब लड़कियाँ सोचती होंगी। ठीक है, चीज़ें ठीक है, वो सब करना चाहिए, ठीक है, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए। किसी के लिए हम थोड़ी ना अपना घूमना, अपना ड्रेसिंग सब कुछ चेंज कर लेंगे। लेकिन सर मैं यही सोचती हूँ कि अभी मैं घर से बहुत दूर हूँ और यहाँ पे मैं पढ़ाई करने के लिए आई हूँ। तो अभी मेरा मेन फ़ोकस वही पढ़ाई करने में चाहिए और रही बात पार्टी करने का, घूमने का, थोड़ा बाहर निकलने का, वो सब तो बहुत समय है, कर लूँगी बाद में और जब घर पे जाऊँगी तब कर लूँगी। मैं बस यही सोचती हूँ कि जितना एन्जॉयमेंट है मैं घर पे जाके कर लूँगी, अभी यहाँ पे जिस काम के लिए आई हूँ वही कर लेती हूँ। क्योंकि सर अब बाहर जाऊँगी तो फिर कोई रहेगा नहीं कि प्रियंका जल्दी आ जा फ़ोन करके, जल्दी आ, क्या कर रही है बाहर? तो वो कोई नहीं रोकने वाला है। पहले तो घर पे ऐसा था कि कहीं भी लेट हो जाता था तो घर वाले बुला लेते थे, लेकिन अब तो सर ऐसा नहीं है। अब तो ऐसा स्कोप है कि कभी-कभी घर वालों से बात भी नहीं होता है। तो मैं जितना चाहूँ उतना घूम सकती हूँ, लेकिन खुद के ऊपर भी एक कंट्रोल रखना चाहिए कि नहीं ये नहीं करना। तो इसलिए मैं उस चीज़ का मेरे अंदर बहुत कंट्रोल है कि मैं कभी कहीं इधर-उधर नहीं जाती हूँ। अपने ऊपर मतलब खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, वही सोच के रखती हूँ। ऑन एन एवरेज आप हर रोज कितने घंटे पढ़ाई करते सर अब इतना नहीं मैं नहीं बोलूँगी कि मैं अब जैसे नीट में 7-8 घंटे कभी-कभी 12 घंटे पढ़ लेते थे नीट के टाइम में। अभी तो सर सही सच-सच बोलूँ तो 2 से 3 घंटा वो भी मुश्किल से होता है। हैं? ओके। 2 से 3 घंटा क्योंकि और सर मुझे भी यही लगता है कि अगर हम डेली आके 2 घंटा मिनिमम 2 घंटा भी अगर पढ़ ले तो मतलब बहुत ही है। वो भी डेली लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ। आम जनता में ये सोच या ये फीलिंग है कि जो वैद्यकीय छात्र होते हैं वो किताबी कीड़े होते हैं, क्या ये सच है? सर ऐसा तो सभी लोग सोचते हैं किताबी कीड़े हैं इसीलिए यहाँ तक आ पाए हैं। हाँ, इसके पहले हम लोग किताबी कीड़े हुए करते थे कि हाँ किताबी कीड़े हैं इसलिए यहाँ पर इतना पढ़ के यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद से काफी चीजें चेंज हो जाता है, इतना ज्यादा पढ़ाई में डूब के रहना वो भी नहीं होता है। आप देखेंगे कि यहाँ एक पढ़ रहा है, सामने वाला बंदा एंजॉय कर रहा है, वो देख के तो अलग ही चुल मचता है कि भाई मैं क्यों पढ़ूं, वो तो एंजॉय कर रहा है मैं भी कर लूं।
तो यहाँ आने के बाद सर इतना पढ़ाई होता है, जैसे एग्जाम आ गया उसके पहले तो मतलब क्या ही कहूँ, उसके बाद बुक बुक के अलावा कुछ दिखता भी नहीं है, फोन कुछ भी नहीं दिखता है उस टाइम में। एग्जाम्स के नियर जब एग्जाम्स पास आते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता है, हमें उस टाइम सच में हम किताबी कीड़ा बन ही जाते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग लीनियंट रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम लोग दिन में 2 या 3 घंटे, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैंने पढ़ा है तो अब 1 हफ्ते बाद पढ़ूंगी, ऐसा नहीं। डेली आके 2 घंटे पढ़े मिनिमम, वो बहुत ज्यादा होता है मेरे हिसाब से, तो मैं तो वही करती हूँ। तो ऐसी सिचुएशंस भी आती होंगी जहां आप बहुत ज्यादा बर्न आउट हो या डिप्रेस हो जाते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद को कैसे मैनेज करते हो, हैंडल करते हो? बर्नआउट तो होती हूँ जब बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सर जैसे आस-पास के लोग कुछ पर्सनल चीज़ें भी हो जाता है, तो वो सब चीज़ों को लेके थोड़ा-थोड़ा बुरा लग जाता है। कभी किसी दोस्त के साथ ही थोड़ा अनबन हो गया, रूममेट के साथ अनबन हो गया, तो वो सब चीज़ों को लेके पढ़ाई करते-करते एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, कभी-कभी गुस्सा आ जाता है। सर मेरा थोड़ा गुस्से का प्रॉब्लम है, तो बहुत जल्दी गुस्सा, कोई मुझे कुछ बोल दे तो उसमें भी मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो वो सब का चीज़ें तो ठीक है उसमें, लेकिन मैं कभी डिप्रेस नहीं हुई हूँ। इनफैक्ट ऐसा हो गया है कि मेरे हॉस्टल वाली कुछ लड़कियां हैं जो डिप्रेस हो जाती है, मैं उनको जाके काउंसिल करती हूँ, समझाती हूँ कि देख बेटा ऐसे ऐसे रहना, ये वो। तो खुद, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, खुद मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ। मतलब सर ऐसा है मेरा कि ठीक है सारी चीजें जितने चल रहे हैं उसको एक साइड में रखना है, और जो करियर का चीजें पढ़ाई है उसको एक साइड में रखो। मैं कभी उस चीज को मिक्सअप नहीं करती हूँ, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दो बहुत अलग चीजें हैं। मैं सोचती हूँ इसको कभी नहीं मिलाया जाए, वही सही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल एक साथ मिला लेते हैं, और उसी चीज में आके प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन वगैरह, इसके लिए फिर बहुत कुछ सुसाइड वगैरह बहुत कुछ हो जाता है। तो मैं ये सोच के रखती थी नहीं, पर्सनल लाइफ पर्सनल जगह है, प्रोफेशनल के टाइम में कुछ भी नहीं आना चाहिए, और जब मैं पर्सनल टाइम में हूँ तो उस टाइम मेरा प्रोफेशन का कोई चीजें नहीं आना चाहिए। तो इस चीज से मैं दोनों को अलग रखती हूँ। इस वजह से शायद मेरे को मतलब हेल्प मिलता है कि मैं कभी ऐसे डिप्रेशन वगैरह डिप्रेस वगैरह कभी नहीं हुई। आपको अभी आने वाली फ्यूचर वाले मेडिकल एजुकेशन ड्यूरेशन से क्या उम्मीदें हैं? सर जो अभी आएंगे मतलब फ्यूचर में, तो अभी सर काफी चीजें डेवलप हो रहा है। जैसे हमारे जो सीनियर्स थे उनके पास इतनी चीजें नहीं थे कि वो सारे स्कोप मतलब उनको नहीं मिले थे कि ऐसे पढ़ाई किया जाए, ऐसे ऐसे करके मिल जाए ऐसे। लेकिन धीरे धीरे क्या डेवलपमेंट होता रहता है। अब डेवलपमेंट सर एक ही बार सब कुछ नहीं हो जाता है, तो धीरे धीरे करके सारी चीजें आएगा। कि नहीं एनाटॉमी, अगर है जैसे एनाटॉमी कुछ लोगों को बहुत रट्टू लगता है, बहुत फास्ट सिलेबस है, सर एक्चुअल में है सर, एनाटॉमी सच में बहुत फास्ट सिलेबस है। तो उसके लिए शायद मतलब हो सकता है कि और डेवलप होगा, और मॉडल्स वगैरह आएंगे, क्योंकि एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मॉडल्स के द्वारा ही अच्छे से समझ में आ सकता है। तो उसमें भी अब तो हमारा जैसे एम्ब्रायोलॉजी में भी मॉडल्स वगैरह आ गए, अगर हर चीज में ऐसे मॉडल्स वगैरह चीजें से समझाया जाए, अच्छे अच्छे हिस्टोलॉजी के स्लाइड्स वगैरह रहे, तो उसमें बच्चों को और भी अच्छे से समझ में आ सकता है। फिजियोलॉजी वगैरह में प्रैक्टिकल का स्कोप और भी बढ़ना चाहिए, उसमें और समझ में आ जाएगा। फिर बायोकेमिस्ट्री में भी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह तो सही है सर, वो तो समझ में आ ही जाता है। बाकी जो और भी सर्जरी करने का कितने फाइन सर्जरी वगैरह चीजें होते हैं, तो वो सब भी आगे आगे डेवलप तो होगा ही। अब तो इंडिया डेवलप कर ही रहा है, तो जहाँ भी होगा एक साथ हो ही जाएगा। तो अभी आप सेकेंड ईयर की फाइनल एग्जाम कब होगी? सर अभी जैसे ये हम लोग जो सेकेंड ईयर का जो रहता है वो 1.5 साल का कोर्स रहता है। तो उसमें क्या है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है। पहले जैसे अभी फरवरी में हम लोग का सेमेस्टर एग्जाम है, थर्ड सेम का सेमेस्टर एग्जाम है। फिर उसके बाद हम लोग फोर्थ सेम में आएंगे, फिर फिफ्थ सेम में आएंगे, फिर शायद 27 में हमारा एग्जाम होगा। 2027 में हो। हाँ तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे अंकों से अपनी एमबीबीएस क्लियर करें, अपनी इंटर्नशिप में आकर एक अच्छे, जैसा आपने सोचा है वैसे डॉक्टर बने। तब तक के लिए जी। जय हिंद।